Hello दोस्तों, a very warm welcome in our second class of income under the head house property. लास्ट क्लास में हमने अपने पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अपने पास सबसे पहले बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ा था। फिर हमने अपने पास डिस्कस किया मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, और फिर हमने डिस्कस किया अपने पास मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। फिर हमने अपने पास पढ़ा था कि हमें म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी में कैसे मिलती है। दोस्तों, आज हम अपने पास डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में हम डिडक्शंस कैसे अलाउ करेंगे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को हम सेक्शन 24 की डिडक्शंस में दो डिडक्शंस देते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सेक्शन 24 की दो डिडक्शंस होती हैं। एक डिडक्शन होती है डिडक्शन फॉर रिपेयर्स, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, और दूसरी डिडक्शन हमारे पास होती है डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हम पहले इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे और बाद में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन की। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए लोन ले लेता है और उस लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करता है, तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन कैसे मिलेगी। अब आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि हम लोन किस चीज के लिए ले सकते हैं। तो देखिए, लोन 5 पर्पज से लिया जा सकता है। आप अपने पास लोन ले सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स या रीन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखिए, लोन के पर्पज हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। जैसा भी हमने डिस्कस किया, लोन 5 पर्पज से लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, प्रॉपर्टी की रिपेयर के लिए, रीन्यूअल के लिए, या फिर रिकंस्ट्रक्शन के लिए। परचेज मतलब मैं एक बिल्डिंग परचेज करना चाहता हूं। कंस्ट्रक्ट मतलब मेरे पास लैंड है, मैं इस लैंड के ऊपर एक प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं। रिपेयर्स का मतलब है कि मेरी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंदर कुछ टूट फूट हो गई है जिसे मैं रिपेयर करना चाहता हूं। रिन्यूअल मतलब मैं कुछ मेजर काम करवाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए, मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर सपोज टाइल्स लगवाना चाहता हूं, मैं उसमें अपने पास सपोज मार्बल फ्लोरिंग कराना चाहता हूं, पीओपी का काम कराना चाहता हूं, दैट इज रीन्यूअल ऑफ प्रॉपर्टी। और लास्ट, रिकंस्ट्रक्शन। हमने सोचा जब अपनी बिल्डिंग को पूरा तोड़कर नए सिरे से बनाएंगे, ये हमारे पास रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग कहलाएगा। इनकम टैक्स एक्ट कहता है, सर आप जो भी लोन ले रहे हैं परचेज ऑफ बिल्डिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए, रीन्यूअल के लिए या रिकंस्ट्रक्शन के लिए, हम आपको इस लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन देने को तैयार हैं। याद कीजिए, जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ये हेड एक्रूअल बेसिस पर है, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आपको डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पर अलाउ की जाएगी। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल shall be allowed on accrual basis। मतलब आप इंटरेस्ट पे करें या ना करें, आपको इस इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। जितना भी करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा, एक्रूअल बेसिस पर आपको
इसकी डिडक्शन सेक्शन 24B में अलाउ की जाएगी। इसी तरह से जब आप ये लोन लेंगे तो लोन लिया किससे जाएगा? जब आप अपने पास लोन लेंगे तो ये लोन आप ले सकते हैं किसी बैंक से। लोन में बी टेकन फ्रॉम एनी बैंक, या फिर आप ये लोन किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी ले सकते हैं। या फिर आप ये लोन ले सकते हैं किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया घर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करती है। इनकी एक कंपनी है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। आप इनको भी अगर इंटरेस्ट देंगे हम आपको डिडक्शन देने को तैयार हैं। या इसी तरह से NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। या फिर आप लोन ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से। मिस्टर राम घर बनाना चाहते हैं, एक कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी से लोन लेकर कंपनी को इंटरेस्ट देना चाहते हैं। या दोस्तों मान लीजिए बाय चांस ये लोन लेना चाहते हैं अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी रिलेटिव से, मम्मी पापा चाचा ताऊ, आप किसी को भी इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी मनी लेंडर को इंटरेस्ट पक्का पेमेंट कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप जिसको भी इंटरेस्ट पे करेंगे हम डिडक्शन देने को तैयार हैं। अब हो सकता है आपके माइंड में ये सवाल आए कि सर ऐसे तो घपलेबाजी भी हो सकती है। भाई मान लीजिए मैं कहूं कि मैं अपने पापा को इंटरेस्ट देता हूं जबकि एक्चुअली मैं इंटरेस्ट नहीं दे रहा। सपोज मिस्टर राम ये एक घर खरीदना चाहते हैं, घर का प्राइस है 5 करोड़ रुपए, और 5 करोड़ का घर खरीदने के लिए इन्होंने हमसे कहा कि मैंने लोन लिया है अपने फादर से, और ये हमसे कह रहे हैं कि ये फादर को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 12% पर एनम का, 60 लाख रुपीस, जबकि एक्चुअली ये कोई पेमेंट नहीं करते। तो अगर ये इस तरह से घपलेबाजी करें तो क्या ये घपलेबाजी इनकम टैक्स एक्सेप्ट करने को तैयार है? आंसर इज यस। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इस तरह से घपलेबाजी हो सकती है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, मिस्टर राम जो इंटरेस्ट अपने फादर को पे करेंगे ये राम के लिए डिडक्शन है, लेकिन साथ ही साथ ये फादर की इनकम है। राम को हमने छूट दे भी दी तो फादर से इस इनकम के ऊपर हम टैक्स ले लेंगे। इसीलिए इनकम टैक्स यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता। आप ये इंटरेस्ट किसी भी पर्सन को पे कर सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप अपने किसी फैमिली मेंबर से लोन ले लीजिए, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे इस बात का प्रूफ मांग सकता है कि सर आप जस्टिफाई कीजिए, आप इस बात को प्रूफ कीजिए कि आपने सच में लोन लिया है और आप सच में इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ये साबित कर देते हैं कि सर मैंने फादर से लोन लिया है 5 करोड़ रुपए का, फादर के पास इस मनी का एक प्रॉपर सोर्स है जहां से वो मुझे उधार दे रहे हैं, और मैं फादर को सच में इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, और फादर भी ये लिख कर दे देते हैं कि हाँ ये मुझे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो इनकम टैक्स क्या कहता है, सर आपको इस इंटरेस्ट की डिडक्शन अलाउ कर दी जाएगी। आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा फादर से कि मेरे बेटे ने मुझे 60 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे किया। इस सर्टिफिकेट के बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर आपको ये डिडक्शन अलाउ कर देंगे। तो इनकम टैक्स क्या कहता है, सर आप लोन ले सकते हैं परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर, रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। ये डिडक्शन एक्रूअल बेसिस पर अलाउ की जाएगी
वेदर पेड और नॉट, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने इंटरेस्ट का एक्चुअल पेमेंट किया या नहीं किया। आप अगर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं भी करेंगे तो भी हम आपको खर्चे की डिडक्शन देने को तैयार हैं। तो दोस्तों, ये जितना भी इंटरेस्ट होगा, ये किसी को भी पे किया जाए, हम इसकी डिडक्शन अलाउ करने को तैयार हैं। अब इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें हमें और ध्यान रखनी है। देखिए, हम डिडक्शन दे रहे हैं इंटरेस्ट की। अगर आप इंटरेस्ट पे करेंगे तो हम डिडक्शन देंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन लोन लेने के लिए कोई ब्रोकरेज या कमीशन या प्रोसेसिंग फीस का पेमेंट करता है। तो याद रखिएगा, ऐसे किसी भी एक्सपेंस की डिडक्शन हम अपने पास इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ नहीं करते। ये जितना भी हमारे पास ब्रोकरेज का अमाउंट पे किया गया है, कमीशन का अमाउंट पे किया गया है, प्रोसेसिंग फीस पे की गई है, इट शैल नॉट बी अलाउड। आप इंटरेस्ट पे करेंगे, डिडक्शन मिलेगी। ब्रोकरेज पे करेंगे तो आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए हमने पहले एक लोन लिया किसी एक बैंक से, लाइक फ्रॉम SBI। इंटरेस्ट का रेट था 12% पर एनम। फिर हमने एक दूसरा लोन लिया PNB से, इंटरेस्ट का रेट था 10% पर एनम। और PNB का लोन लेकर हमने SBI का लोन रीपे कर दिया। तो अब सोचिए, क्या PNB के लोन पर अब जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे उसकी डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट हमें अलाउ करेगा? देखिए, ध्यान से देखिए, अभी हमने डिस्कस किया ये लोन हमें किस चीज के लिए लेना है। लोन होना चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ परचेज या कंस्ट्रक्शन या रिपेयर या रीन्यूअल या रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। ये जो लोन हमने लिया है, ये इन पांचों में से किसी भी पर्पस के लिए नहीं है, बल्कि ये पुराना लोन रीपे करने के लिए है। तो क्या मुझे अब इस PNB के इंटरेस्ट की डिडक्शन इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करेगा? आंसर इज यस, डिडक्शन शैल बी अलाउड। अगर एसएससी कोई नया लोन लेकर अपना पुराना लोन रीपे करना चाहता है तो हमारी तरफ से इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम इसको ये डिडक्शन अलाउ करने को तैयार हैं। तो अगर एसएससी पुराना लोन रीपे करने के लिए कोई नया लोन ले लेता है और नए लोन पर इंटरेस्ट पे करता है, हम नए लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन भी उसे देने को तैयार हैं। इसी तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इस इंटरेस्ट का पेमेंट बिल्डर को कर देते हैं। हमने एक फ्लैट खरीदा 80 लाख रुपए का, बिल्डर से कहा जी 20 लाख रुपए अभी ले लो, रिमेनिंग 60 लैक्स 6-6 लाख रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट्स में ले लेना अगले 10 साल तक। हर साल 6 लाख रुपए देंगे 10 साल तक। बिल्डर तैयार हो गया। उसने कहा सर मैं तैयार हूं, लेकिन आपको इस अमाउंट पर मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो अमाउंट अब हम बिल्डर को इंटरेस्ट का पे करेंगे, ये भी एक तरह का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ही है। तो हम इसकी भी डिडक्शन आपको अलाउ करने को तैयार हैं। तो अगर बायर बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट एंटर करता है और ये कहता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर मैं आपको इंटरेस्ट पे करूंगा, तो इनकम टैक्स क्या कहता है, सर इस इंटरेस्ट की भी डिडक्शन हम आपको दे देंगे। और आखिरी बात, मान लीजिए लोन मैंने
आउटसाइड इंडिया से पे लिया है, किसी नॉन रेसिडेंट से। नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में नहीं रहता, विदेशों का रहने वाला है, हमने उससे लोन ले लिया। क्या हम लोन इंडिया के बाहर से भी ले सकते हैं? आंसर इज यस, ले सकते हैं। लेकिन बस अब अगर आप इस इंटरेस्ट की हमसे डिडक्शन लेना चाहते हैं तो हमारी दो में से कोई एक कंडीशन आपको पूरी करनी होगी। पहला, या तो आप इस पर्सन के इंटरेस्ट पर टीडीएस काट लीजिए। टीडीएस हम आगे चल के बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। या तो आप इस पर्सन के इंटरेस्ट पर टैक्स काट कर सरकार के पास जमा कराइए, नहीं तो इसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हमसे मिलवाइए जो इस पर्सन के बिहाफ पर हमें इंटरेस्ट देने को तैयार है। दोस्तों, एक बार अगर ये इंटरेस्ट का पैसा इंडिया के बाहर चला गया तो फिर मुश्किल है कि हमें अपने पास इंटरेस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट की इस इनकम के ऊपर टैक्स का अमाउंट मिल सके। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि सर, या तो आप हमें अपने पास इंटरेस्ट का पेमेंट करवाइए, इस टैक्स का पेमेंट करवाइए टीडीएस की फॉर्म में, नहीं तो किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हमें मिलवाइए जो इस पर्सन के बिहाफ पर हमें ये इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स देने को तैयार है। तो आइए एक बार जल्दी जल्दी से हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24 की डिडक्शंस का। जैसा भी हमने डिस्कस किया, लोन या तो आप परचेज के लिए ले सकते हैं या कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग के लिए। इंटरेस्ट की रिडक्शन आपको एक्रूअल बेसिस पे दी जाएगी, भले ही आप इसका पेमेंट ना करें। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B फॉर इंटरेस्ट इज अवेलेबल ऑन एक्रूअल बेसिस। देयरफॉर इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा, आपने पेमेंट नहीं किया, हम आपको डिडक्शन देने को तैयार हैं। कोई भी ब्रोकरेज, कोई भी फीस, कोई भी कमीशन जो आप लोन अरेंज करने के लिए देंगे उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन फ्रेश लोन टेकन टू रीपे द ओरिजिनल लोन इज अलाउड एज डिडक्शन। हां, एक नई बात आप हमेशा याद रखिए, अगर मान लीजिए हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगा और हमने उसका पेमेंट नहीं किया तो याद रखिएगा, बैंक की किसी से रिश्तेदारी नहीं होती। बैंक वाले इस इंटरेस्ट के ऊपर आपसे दोबारा से इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। मिस्टर राम ने बैंक से लोन लिया 1 करोड़ रुपए का, लोन पर इंटरेस्ट लगा 10 लाख का, उन्होंने पेमेंट नहीं किया। हम कह रहे हैं हम इस 10 लाख रुपए की आपको डिडक्शन देने को तैयार हैं, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर जब बैंक वाले हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 1 करोड़ के लोन पर भी लेंगे और साथ ही साथ इस 10 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पर भी वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की डिडक्शन हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर बायर सेलर के साथ, बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करता है और अमाउंट का पेमेंट लेट करता है और इस लेट पेमेंट पर कुछ इंटरेस्ट देता है तो हम इस इंटरेस्ट की भी छूट देने को तैयार हैं। As per section 25 of Income Tax Act, interest chargeable under this act, which is payable outside India, shall not be deducted if tax has not been paid or deducted from such interest, and there is no person in India who may be treated as an agent under section 163। जैसा भी हमने डिस्कस किया, अगर आप इंडिया के बाहर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो या तो इस इंटरेस्ट पर टीडीएस काट कर जमा कराइए सरकार के पास, नहीं तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव से हमें मिलवाइए जो इस पर्सन के बिहाफ पर हमें इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा। एक पॉइंट जो अभी हमने छोड़ दिया है डेलिबरेटली, वो है अगर हमें इंटरेस्ट प्रॉपर्टी को परचेज करने से पहले के लिए देना पड़े तो क्या होगा। यह हम अपने पास चैप्टर में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों,
ये बात थी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन किसे कहते हैं? देखिए, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी किराए पर देते हैं तो प्रॉपर्टी को किराए पर देते हुए हमें कई तरह के खर्चे करने होते हैं। जैसे जैसे हमें प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा करना पड़ सकता है। जैसे हमें प्रॉपर्टी के ऊपर हो सकता है कि वाइट वॉश करानी पड़ जाए, रिपेयर्स करानी पड़ जाए, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना पड़ जाए। इन सब खर्चों की डिडक्शन भी तो मिलनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके लिए आप अमाउंट सही तरह से नहीं निकाल सकते। सोचिए, आपके घर के अंदर, आपके अपने घर के अंदर एक साल में कितने रुपए रिपेयर्स में खर्चा होता है? क्या आपके पास इसका हिसाब है? तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैं अपने घर में एक साल में प्लम्बर को कितने पैसे देता हूं, इलेक्ट्रीशियन को कितने पैसे देता हूं, वाइट वॉश कराते हुए मेरा खर्चा कितना होता है, या और इसी तरह की छोटी मोटी रिपेयर्स में कितना खर्चा हुआ, एक साल का हिसाब मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करता। ऐसे कई खर्चे होते हैं हमारे घरों में छोटे मोटे, जिसके बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इनकम टैक्स क्या कहता है? सर, ऐसे में क्योंकि असेसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि रिपेयर्स पे कितना खर्चा हुआ, तो उससे पूछना बेकार है। तो हमने अपने पास यहां पर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया और इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24A में हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ की। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती है? स्टैंडर्ड डिडक्शन को स्टैट्यूटरी डिडक्शन भी कहते हैं, या फिर इसको डिडक्शन फॉर रिपेयर्स भी कहा जाता है। इनकम टैक्स क्या कहता है? सर, पूरे साल में आपने अपने घर के अंदर जो रिपेयर्स कराई, इसके लिए आप हमसे डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं 30% ऑफ NAV की। और दोस्तों, ये फिक्स्ड डिडक्शन है। आपने रिपेयर कराई या नहीं कराई, आपने रिपेयर के ऊपर खर्चा 1 लाख का किया या 1 करोड़ का, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आप खर्चा 0 रुपीस का करें, आप खर्चा 1 करोड़ रुपए का करें, हम आपको डिडक्शन देंगे 30% ऑफ NAV का। लास्ट क्लास में जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, मान लीजिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसका किराया है 1 लाख रुपए महीना। 1 लाख रुपए महीना के हिसाब से 12 महीने में हमारे पास इसकी GAVI 12 लाख रुपए है। मान लीजिए हमने 2 लाख रुपए इसका म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट पे किया। NAV आ गई 10 लाख रुपए। बस हम ये कह रहे हैं, सर, इस 10 लाख का 30%, दैट इज 3 लाख रुपए आपको अलाउ कर दिया जाएगा एज स्टैंडर्ड डिडक्शन या स्टैट्यूटरी डिडक्शन या डिडक्शन फॉर रिपेयर्स। एंड दिस परसेंटेज इज फिक्स्ड। अमाउंट फिक्स नहीं है, परसेंटेज फिक्स है। हम आपको 30% ऑफ NAV की डिडक्शन अलाउ करेंगे। आप खर्चा करें या ना करें, ज्यादा करें या कम, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिक्स डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ NAV शैल बी अलाउड। ठीक है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सेक्शन 24A हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बताता है और सेक्शन 24B हमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के बारे में बताता है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल उस अमाउंट के ऊपर अलाउ किया जाएगा जो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन ये हमारे पास फ्लैट डिडक्शन है, फिक्स्ड डिडक्शन है। यहां पर हमारे पास किसी खर्चे को नहीं देखा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% of net annual value shall be allowed as deduction from net annual value। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा,
सोचिए, क्या कभी एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, नेगेटिव हो सकती है? तो आंसर इज यस, एक केस में हो सकती है। अगर मैं जो म्यूनिसिपल टैक्स पे करता हूं, वो म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट मेरे जीएवी को एक्सीड कर जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो हां, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि बाय चांस जितना मुझे एक साल में रेंट मिला उससे ज्यादा का मैंने म्यूनिसिपल टैक्स पे कर दिया। इनकम टैक्स एक्ट कहता है सर, मान लीजिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आई 12 लाख रुपए, टैक्स दे दिया हमने पिछले 10 15 20 साल का इकट्ठा, और बाय चांस उसका अमाउंट हो गया 15 लाख रुपए। तो जब आप 12 लाख में से 15 लाख माइनस करेंगे तो आपकी एनएवी नेगेटिव 3 लाख हो जाएगी। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो अगर एनएवी नेगेटिव होगी तो स्टैंडर्ड डिडक्शन शैल बी निल। और बहुत अहम बात यह है, आपको यह स्टैंडर्ड डिडक्शन रिपेयर्स के खर्चों के लिए दी गई थी। अब अगर आप रिपेयर के ऊपर एक्चुअली कोई एक्सपेंस करते हैं तो आपको किसी भी एक्सपेंस की कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद अब हम आपको फर्दर कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नाउ नो डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंस ऑन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, वाइट वॉश एटसेट्रा। अब आप जो भी खर्चा करेंगे हम उसकी डिडक्शन आपको नहीं देंगे। यह अमाउंट हमारे पास सारे के सारे खर्चों को अपने अंदर इंक्लूड करता है। अब आपको फर्दर किसी खर्चे की कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, हमने अपने पास हमारी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन के बारे में। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में हमने यह कहा था कि हम अपने पास सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद हम अपने पास उसमें से डिडक्शन देंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस की, और फिर हमारे पास एनएवी आएगी। इस नेट एनुअल वैल्यू में से हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन और फिर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो ऐसे में हमने अपने पास एक एक करके ये तीनों डिडक्शंस, म्यूनिसिपल टैक्सेस की, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, डिस्कस कर लिए हैं। बस सारी बातें डिस्कस हो गई, एक पॉइंट बचा है और वो ये कि ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम अपने पास कैसे निकालेंगे। दोस्तों, अभी तक मैं आपको कहता रहा कि समझने के लिए समझ लीजिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू का मतलब है एक साल की रेंटल इनकम। ऐसा नहीं है। एक साल की रेंटल इनकम को अगर हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते तो ये तो बात बड़ी सिंपल थी, फिर तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट हमें यहां पर सीधा सीधा लिखकर कहता कि हमें एनुअल रेंट लेना है और उस एनुअल रेंट के बेसिस पर हमें अपने पास अपनी इनकम की कैलकुलेशन करनी है। लेकिन इनकम टैक्स ने यहां पर एनुअल रेंट नहीं बल्कि बल्कि एनुअल वैल्यू की बात की। तो अब हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि ये एनुअल वैल्यू किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम यहां पर अपने पास देख रहे थे, हमें अपने पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेनी है। तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहते किसे हैं? दोस्तों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को आगे से प्यार से हम GAV कहकर बुलाएंगे। सोचिए, मान लीजिए मिस्टर ए ने एक बिल्डिंग किराए पर दी। किराया था 1 लाख रुपए महीना, लेकिन मिस्टर ए घपलेबाज थे। इन्होंने अपने टेनेंट से कहा कि आप मुझे इस 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए चेक से दीजिएगा।
और रिमेनिंग 90,000 रुपीज आप मुझे पे कीजिएगा कैश में। ये जो 90,000 ये कैश में लेते थे, ये कैश में ही खा जाया करते थे, और ये इनकी 2 नंबर की कमाई होती थी, इनकी ब्लैक मनी में जाता था, इसके ऊपर ये कोई टैक्स नहीं देते थे। और इनकम टैक्स वालों को जब इनकम डिक्लेयर करने का नंबर आता था तो ये सिर्फ 10,000 रुपीज ही अपनी इनकम बताते थे। ऐसे में इन परेशानियों को रोकने के लिए इनकम टैक्स ने एक नया सिस्टम निकाला। ये अपनी इनकम हमसे छुपा ना सकें और पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर हम टैक्स चार्ज कर सकें, इसके लिए इनकम टैक्स ने जीएवी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बनाया। हमने कहा सर, जब हम आपकी जीएवी देखेंगे ना, तो हम आपका रेंट चेक करने से पहले यह देखेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेंट मार्केट के हिसाब से कितना होता है। मान लीजिए मैं अपनी एक प्रॉपर्टी किराए पर देना चाहता हूं, तो दोस्तों हर आदमी जब कोई प्रॉपर्टी किराए पर देता है तो पहले वो सोचता है अपनी एक्सपेक्टेशंस के बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में, कि अगर मैं ये प्रॉपर्टी किराए पर दूंगा तो मुझे कितना रेंट मिलेगा। बस इनकम टैक्स ने इसको नाम दिया एक्सपेक्टेड रेंट का। हमने कहा सर पहले ये बताइए, अगर आप इस बिल्डिंग को किराए पर देंगे तो आपको किराया मिलेगा कितना। हमने कहा सर हमारी प्रॉपर्टी जिस लोकेशन पर है, जैसी बनी हुई है, जितनी बड़ी है, उसके हिसाब से हमें रेंट मिलना चाहिए सपोज 1 लाख रुपए महीना। लेकिन हम बड़े भले आदमी हैं और हमने अपने किराएदार को यह प्रॉपर्टी एक्चुअली सिर्फ 10,000 रुपए में दी हुई है। वो गरीब आदमी है बेचारा। हमने उससे कहा कि भैया आप 10,000 रुपए दे देना, बनता तो 1 लाख है। इनकम टैक्स से कहता है सर आप झूठ बोलते हो, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी 1 लाख रुपए वाली प्रॉपर्टी कभी भी 10,000 रुपए में किराए पर नहीं दे सकता। तो ऐसे में हम ये कहते हैं सर जब आप हमें टैक्स देंगे तो हमें 10,000 पे नहीं बल्कि पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर देना पड़ेगा। कोई भी आदमी अपनी प्रॉपर्टी जिसका किराया उसे 1 लाख रुपए मिल सकता है कभी भी 10,000 में नहीं देगा। और बाय चांस मान लीजिए आप भले आदमी हैं और आपने दे दी तो इनकम टैक्स कहता है सर आप भले हैं ना, हम भले नहीं हैं, हमें टैक्स पूरे के पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर ही चाहिए। आप रेंट लें या ना लें, हमें तो पूरे के पूरे अमाउंट पे टैक्स चाहिए। लेकिन हां बाय चांस कहीं अगर आप कहें कि सर मैंने प्रॉपर्टी 10,000 में नहीं बल्कि 1.5 लाख रुपए महीना पर किराए पर दी है, तो इनकम टैक्स वाले आपसे खुश होते हैं, कहते हैं सर वाह बड़ा अच्छा काम किया आपने। और ऐसे में क्योंकि आपको 1.5 लाख रुपए का किराया मिल रहा है, इसलिए आपको टैक्स 1.5 लाख पर देना पड़ेगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, हम ये कह रहे हैं जब आप जीएवी कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी। इनकम टैक्स कहता है सर सबसे पहले लीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट कितना, फिर इसको कंपेयर कीजिए इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट कितना, और बस इनमें जो भी हायर अमाउंट होगा ना वही आपके लिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू माना जाएगा। मतलब अगर मान लेता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट है 1 लाख रुपए, मैंने इसको एक्चुअली किराए पर दे दिया 10,000 रुपए में, इनकम टैक्स क्या कहता है सर आपको टैक्स देना पड़ेगा 1 लाख रुपए के हिसाब से। लेकिन अगर कहीं बाय चांस मैंने इस प्रॉपर्टी को 1.5 लाख रुपए में किराए पर दे दिया तो इनकम टैक्स क्या कहता है सर आपको टैक्स देना पड़ेगा 1.5 लाख रुपए के ऊपर, विच एवर इज हायर। जो भी हायर अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको इस टैक्स का पेमेंट करना होगा। तो ऐसे में हमारे पास अगर हम रेंट ज्यादा लेते हैं तो इनकम टैक्स क्या कहता है सर आपको ज्यादा पे टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेंट कम लेते हैं तो हम टैक्स कम अमाउंट पर चार्ज नहीं करेंगे।
अब आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि सर ये एक्सपेक्टेड रेंट निकाला कैसे जाएगा? भाई अगर मुझसे ये पूछा कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी का कितना रेंट मिल सकता है, तो दोस्तों मैं तो झूठ भी बोल सकता हूं। हो सकता है मैं कहूं कि जी मेरी प्रॉपर्टी का रेंट मिल ही 10,000 रुपए सकता है। तो इनकम टैक्स एक्ट कहीं भी कोई भी बात आपसे पूछकर नहीं करता, बल्कि वो आपको बताता है कि आपको क्या करना है। हमने कहा सर आप ना सबसे पहले ये चेक कीजिए आपके एरिया की लोकल अथॉरिटी के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का किराया कितना होना चाहिए। हर जगह पर हर एरिया की लोकल अथॉरिटी अपने पास कोई भी प्रॉपर्टी जो उनके एरिया के अंदर आती है उसकी एक वैल्यू निकालते हैं। इस वैल्यू को हम टेक्निकली म्यूनिसिपल वैल्यू बुलाते हैं। दैट इज वो वैल्यू जो आपके एरिया की लोकल अथॉरिटी के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम बनती है। म्यूनिसिपल वैल्यू वो अमाउंट होता है जो आपको अपनी प्रॉपर्टी के लिए मिल सकता है अगर आप उसको किराए पर देते हैं तो। अब आप कहेंगे कि सर मान लीजिए अगर म्यूनिसिपल वैल्यू गलत हुई तो। अक्सर लोकल अथॉरिटीज के रेट्स बहुत पुराने जमाने के होते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट ने यहीं पर एक दूसरा अमाउंट हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा, और वो है फेयर रेंटल वैल्यू, दैट इज FRV। ये फेयर रेंटल वैल्यू क्या होती है दोस्तों? फेयर रेंटल वैल्यू का मतलब होता है कि आपकी प्रॉपर्टी का रेंट मार्केट के हिसाब से आपको कितना मिल सकता है। हर प्रॉपर्टी की एक मार्केट वैल्यू होती है। जिस एरिया में आपकी ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है उसके आसपास की प्रॉपर्टीज से हमें उसकी फेयर रेंटल वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे म्यूनिसिपल वैल्यू, लोकल अथॉरिटी के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी। फिर हम देखेंगे फेयर रेंटल वैल्यू FRV, मार्केट के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी। और इनकम टैक्स क्या कहता है सर, इनमें से जो भी हायर अमाउंट होगा ना, हम वो हायर अमाउंट यहां पर कंसीडर करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा, मैं उम्मीद करता हूं कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहुत पुराने जमाने से किराए पर गई होती हैं। उसमें बड़े पुराने किराएदार होते हैं, और वो पुराने किराएदार जिन्होंने बहुत पुराने जमाने से प्रॉपर्टीज किराए पर ली होती हैं वो उसका रेंट पे करते हैं। बड़ा नॉमिनल रेंट, बहुत ही नॉमिनल, 10 15 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए महीना, प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज के। ऐसे में सोचिए एक पर्टिकुलर पर्सन, उसके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है बहुत प्राइम लोकेशन पर, लेकिन उसके अंदर एक किराएदार है जो उसके अंदर पिछले 50 60 साल से 70 साल से किराए पर रहता है। ऐसे में इंडिया में एक लॉ है और उस लॉ का नाम है रेंट कंट्रोल एक्ट। देखिए जैसा कि नाम से ही लग रहा है, रेंट कंट्रोल एक्ट रेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। यह रेंट कंट्रोल एक्ट ये कहता है कि कोई भी लैंडलॉर्ड अपने पुराने किराएदार का किराया अपनी मनमर्जी से नहीं बढ़ा सकता। पुराने जमाने में हमारी सरकार को ऐसा लगा कि रेंट के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये रेंट कंट्रोल एक्ट बना दिया। रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से कोई भी मकान मालिक किसी भी प्रॉपर्टी का किराया 5 साल में एक बार बढ़ाएगा, वो भी सिर्फ 10% के हिसाब से। मतलब अगर किसी ने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी थी 1950 में, सोचिए 1950, उस टाइम किराए बहुत कम होते थे, 10 रुपए में, तो उसका किराया 1955 में बढ़ेगा और 1955 में बढ़ के हो जाएगा 11 रुपीज। फिर किराया बढ़ेगा 1960 में, एंड सो ऑन। ऐसे करते 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 मान लीजिए 2020 तक किराया बढ़ते 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 बहुत भी बढ़ गया ना, तो दोस्तों
30, 40, 50 रुपए ही हो पाएगा। आज के जमाने में एक बड़ी सी प्रॉपर्टी का किराया 50 रुपए। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोचिए, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका किराया 5 लाख रुपए महीना होना चाहिए, मिस्टर राम ने 50 रुपए महीना पर किराया पर दी हुई है। तो अब क्या करूं? वो किराया लेते हैं 50 रुपए, मार्केट के हिसाब से होता है 5 लाख रुपए। अब इनकम टैक्स इनसे कहेगा कि भाई हमें नहीं पता, हमें 5 लाख पे टैक्स दो। सोचिए, दिस इज जेन्युइन हार्डशिप। ये ज्यादती होगी एसएससी के साथ, जो लेता ही 50 रुपए है और अपने मर्जी से नहीं, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ लॉ की वजह से आप उसे कैसे फोर्स कर सकते हैं 5 लाख रुपए पे टैक्स देने के लिए? ये जिस रेंट के बारे में मैंने आपको समझाया, इसे रेंट कंट्रोल एक्ट ने एक नाम दिया है। इसे हम स्टैंडर्ड रेंट बुलाते हैं। इनकम टैक्स क्या कहता है सर? आपका ये जो एक्सपेक्टेड रेंट है ना, ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता स्टैंडर्ड रेंट से। तो आपको अपने पास सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू लेनी है, फिर फेयर रेंटल वैल्यू लेनी है, एंड विच एवर इज हायर। फिर इस हायर अमाउंट को आपको कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड रेंट एंड विच एवर इज लोअर। ये जो कुछ भी अमाउंट होगा ना, यही आपकी ग्रॉस, आपकी एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू माना जाएगा। बस फिर इस एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, और ये जो कुछ भी आएगा यही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानी जाएगी। तो दोस्तों, एक बार दोबारा से बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपको जब जीएवी कैलकुलेट करनी है, तो जीएवी की कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले लेना है एक्सपेक्टेड रेंट। इस एक्सपेक्टेड रेंट को आपको कंपेयर करना है विद एक्चुअल रेंट। विच एवर इज हायर shall be the value of gross annual value। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस कर लिया। हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी फेयर रेंटल वैल्यू कितनी, एफआरवी, फेयर रेंटल वैल्यू, मार्केट के हिसाब से प्रॉपर्टी का रेंट। फिर इसे कंपेयर करेंगे हमारी एमवी, म्यूनिसिपल वैल्यू से। म्यूनिसिपल वैल्यू मतलब लोकल अथॉरिटी के हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू कितनी, इनमें से हायर लेंगे, और इस हायर को कंपेयर किया जाएगा विद स्टैंडर्ड रेंट, और इनमें से लोअर लेंगे। तो बस पहला स्टेप कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरा स्टेप कैलकुलेट जीएवी, और एक बार जीएवी आ गई तो फिर हम अपने पास मेथड ऑफ कंप्यूटेशन लगाकर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पर नोट करनी है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि रेंट कंट्रोल एक्ट सरकार ने बनाया और यह कहा कि कोई भी मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी का किराया 5 साल में एक बार बढ़ाएगा 10% के रेट से। दोस्तों, आज के महंगाई के दौर में दिस इज नॉट करेक्ट। सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि यह लॉ बनाकर उन्होंने गलत किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो लॉ एक बार बन गया, अब वो पत्थर की लकीर है, वो आपको, मुझे, हम सबको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जल्दी ही सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि रेंट कंट्रोल एक्ट एक गलत लॉ सरकार से बन गया, तो सरकार ने इस रेंट कंट्रोल एक्ट को अबॉलिश कर दिया। लेकिन जो पुरानी प्रॉपर्टीज रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत किराए पर गई हुई हैं, यह रेंट कंट्रोल एक्ट उन पर लगता रहेगा। लेकिन आज के जमाने में
अगर मैं कोई नई प्रॉपर्टी किसी नए किराएदार को किराए पर देता हूं तो इस पर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता। और क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट नई प्रॉपर्टी पे नहीं लगता, इसीलिए इसीलिए अगर किराए पर दी जाने वाली प्रॉपर्टी एक नई प्रॉपर्टी है तो एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन में हमें अपने पास सिर्फ फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर ही करना होगा। अब आपके माइंड में सवाल उठ सकता है कि सर, नई प्रॉपर्टी कौन सी होती है और पुरानी प्रॉपर्टी कौन सी होती है? तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट। हमें रेंट कंट्रोल एक्ट के प्रोविजंस की डिटेल में नहीं जाना। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्टैंडर्ड रेंट लेना है या नहीं? तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने पास क्वेश्चन में चेक करें, क्या आपको स्टैंडर्ड रेंट गिवन है? अगर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड रेंट बताया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये एक पुरानी प्रॉपर्टी है और आपको स्टैंडर्ड रेंट का स्टेप अप्लाई कर कर अपने एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट मिसिंग हो तो आप समझ जाइएगा कि इस केस में एक्सपेक्टेड रेंट की कैलकुलेशन में स्टैंडर्ड रेंट का स्टेप अप्लाई नहीं होगा और आपको सिर्फ एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर लेकर इनकम की कैलकुलेशन करनी होगी। एक्सपेक्टेड रेंट में स्टैंडर्ड रेंट का स्टेप तभी अप्लाई किया जाएगा जब आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट गिवन हो। अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन है तो हम स्टैंडर्ड रेंट का स्टेप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज स्टैंडर्ड रेंट का स्टेप अप्लाई नहीं किया जाएगा। हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के हिसाब से अपनी जीएवी की कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि जीएवी की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। इसके ऊपर आइए हम पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बस आपको क्वेश्चंस करते हुए बस ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जीएवी की कैलकुलेशन का हमारा जो फॉर्मूला है, हमें सबसे पहले जीएवी की कैलकुलेशन के लिए फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करना है। एफआरवी और एमवी को कंपेयर करके विच एवर इज हायर निकालना है। फिर हमें लेनी है स्टैंडर्ड रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में लोअर चेक करना है। बस ये जो कुछ भी होगा ये होगा एक्सपेक्टेड रेंट। फिर एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से और हमारी जीएवी आ जाएगी। आइए अब हम एक क्वेश्चन इसका करते हैं। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। ये आप लोगों को असाइनमेंट के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन द फॉलोइंग केसेस। हमें क्वेश्चन में गिवन है फेयर रेंटल वैल्यू। फेयर रेंटल वैल्यू में अमाउंट दिया हुआ है 11 लाख रुपीज। म्यूनिसिपल वैल्यू 14 लाख रुपीज। देखिए, जैसा भी हमने डिस्कस किया, हमें एफआरवी और एमवी विच एवर इज हायर लेके चलना है। फिर इस हायर को हमें कंपेयर करना है विद स्टैंडर्ड रेंट और लोअर लेके चलना है। ये हमारे पास आएगा एक्सपेक्टेड रेंट। और फिर इस एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, और जो कुछ भी हायर होगा ना, बस वही होगी हमारी जीएवी। तो ध्यान से देखिए, 11 लाख एंड 14 लाख विच एवर इज हायर, 14 लाख रुपए। 14 लाख को कंपेयर कीजिए 5 लाख रुपए से विच एवर इज लोअर, ये आ जाएगा 5 लाख रुपए। एक्चुअल रेंट हमें गिवन है 50,000 पर मंथ के हिसाब से एक साल का 6 लाख रुपए। तो 5 लाख और 6 लाख विच एवर इज हायर, आंसर होगा 6 लाख रुपए। एक बार प्रॉपर प्रेजेंटेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फेयर रेंटल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 11 लाख रुपीस की। म्यूनिसिपल वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में 14 लाख रुपीस की। इसका हायर आप लेकर चलेंगे तो ये आएगा 14 लाख। फिर हम अपने पास स्टैंडर्ड रेंट लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपए। 14 लाख और 5 लाख विच एवर इज लोअर, हमारे पास आ जाएगा 5 लाख। देखिए, एक्चुअल रेंट बता रहे हैं 50,000 पर मंथ का है। 50,000 पर मंथ के हिसाब से
एक साल का एक्चुअल रेंट होगा 6 लाख, तो 5 लाख और 6 लाख विच एवर इज हायर, जीएवी आएगी 6 लैक्स रुपीज। नेक्स्ट पार्ट देखिए, एफ आर वी गिवन है 9 लैक्स, म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है 8 लैक्स, तो 9 लैक्स एंड 8 लैक्स विच एवर इज हायर, यह आ जाएगा 9 लाख रुपए। फिर हमें चाहिए स्टैंडर्ड रेंट, क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट हमें 10 लाख रुपए बताया गया है, तो 10 लाख रुपए स्टैंडर्ड रेंट, 9 लाख और 10 लाख विच एवर इज लोअर लेना है दोस्तों, 9 लाख रुपए। एक्चुअल रेंट हमें 70,000 पर मंथ का बताया जा रहा है, तो 70,000 रुपये महीना के हिसाब से हमारे पास 8,40,000 रुपए, 840, विच एवर इज हायर, जीएवी शैल बी 9 लाख रुपीज, तो हमारे पास इस केस में जीएवी आ जाएगी 9 लाख रुपए। थर्ड पार्ट देखिए, 16 लाख और 13 लाख विच एवर इज हायर, एफ आर वी 16 लाख है, एम वी 13 लाख है, विच एवर इज हायर हम देंगे तो यह आएगा 16 लाख रुपए। इस 16 लाख को हमें कंपेयर करना है स्टैंडर्ड रेंट 10 लाख रुपए से, विच एवर इज लोअर, 10 लाख रुपए। एक्चुअल रेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है 80,000 रुपीज पर मंथ है, दैट इज 9,60,000 रुपीज, विच एवर इज हायर, यह आ जाएगा हमारे पास 10 लाख रुपए। नेक्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिए, हमें एफ आर वी गिवन है 6 लाख, एम वी गिवन है 9 लाख, विच एवर इज हायर, 9 लाख रुपीज। दोस्तों क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है, देखिए हमेशा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड रेंट गिवन ना होने का मतलब यह नहीं है कि स्टैंडर्ड रेंट जीरो है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन ना होने का मतलब यह है कि हमारे ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट लागू नहीं होता, और क्योंकि रेंट कंट्रोल एक्ट लागू ही नहीं होता तो अब यह स्टेप हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, और हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 9 लाख रुपीज ही आ जाएगा। और बस इसको कंपेयर कीजिए एक्चुअल रेंट 60,000 पर मंथ से, एक्चुअल रेंट 60,000 का मतलब हुआ एनुअली 7,20,000 रुपीज, एक साल के 7,20,000, बस इसमें से आप हायर लेंगे तो आपकी जीएवी आ जाएगी 9 लाख रुपए। दोस्तों लास्ट केस फिफ्थ पार्ट देखिए, फेयर रेंटल वैल्यू 12 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू 12 लाख, स्टैंडर्ड रेंट फिर से क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका मतलब यह है रेंट कंट्रोल एक्ट इस प्रॉपर्टी पे नहीं लगता होगा, तो 12 लाख और 12 लाख विच एवर इज हायर 12 लाख ही आ जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो हमारे पास हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 12 लाख ही हो जाएगा। एक्चुअल रेंट 1 लाख रुपए महीना बताया जा रहा है, तो 1 लाख रुपए महीना के हिसाब से यह आ गया 12 लाख, और 12 लाख और 12 लाख विच एवर इज हायर अगर आप करेंगे तो यह 12 लाख रुपए ही आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास हमारी जीएवी की कैलकुलेशन के ये 5 केसेस हो गए। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आपके असाइनमेंट में इसके ऊपर 2 और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न पे। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी हेल्प के लिए मैंने करके दिखा दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप यहां से सॉल्व कीजिए। इनके सॉल्यूशंस फुल्ली सॉल्व विद फुल प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपके असाइनमेंट के सॉल्यूशंस में गिवन है। आप अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले इन्हें खुद करने की कोशिश कीजिए, सॉल्यूशंस को रेफर मत कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये सिर्फ और सिर्फ जीएवी की कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जीएवी की कैलकुलेशन का नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इनकम अंडर द हेड
हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन का। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें सबसे पहले फेयर रेंटल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट की हेल्प से जीएवी कैलकुलेट करनी होगी। कैसे, आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी के लिए हमें फॉर्मेट बनाना होगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, हमारे पास निकल कर आएगी नेट एनुअल वैल्यू। फिर हम लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो हमारी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आएगी। लेकिन इस आंसर के लिए हमें सबसे पहले वर्किंग नोट्स में जीएवी निकालनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम जीएवी की कैलकुलेशन करते हैं। एफआरवी 14 लैक्स है, एमवी 12 लैक्स है। तो 14 लैक्स एंड 12 लैक्स विच एवर इज हायर, 14 लाख रुपए। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एक्सपेक्टेड रेंट 14 लाख रुपए ही हो जाएगा। दोस्तों, एक्चुअल रेंट हमें क्वेश्चन में 1,25,000 पर मंथ गिवन है। तो 1,25,000 रुपए के हिसाब से एक साल का एक्चुअल रेंट हो गया 15 लाख रुपए। 14 लैक्स एंड 15 लैक्स विच एवर इज हायर, जीवी आ जाएगी 15 लाख। आइए वापस आते हैं हमारे मेन आंसर पर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारे पास 15 लाख रुपए की है। आगे देखिए, हमें क्वेश्चन में बताया जा रहा है हमने म्यूनिसिपल टैक्स पे किए हैं 2 लाख रुपए के। तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड 2 लैक्स। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 15 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू आएगी 13 लाख रुपए। अब इसमें से लेस कीजिए डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, स्टैंडर्ड डिडक्शन एनएवी का। दोस्तों, एनएवी का 30% 3,90,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है 60,000 रुपए। जब आप इसको माइनस करेंगे, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगी 8,50,000 रुपए। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, 8,50,000 रुपीज। सेकेंड पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का। एफआरवी 7,50,000, एमवी 9 लाख रुपीज। सबसे पहला काम, कैलकुलेट जीएवी। 7,50,000 and 9 lakhs, whichever is higher, 9 lakhs रुपीज। इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट हमें क्वेश्चन में 8 लाख रुपए का बताया जा रहा है। तो स्टैंडर्ड रेंट 8 लाख रुपए, और 9 लाख और 8 लाख विच एवर इज लोअर, 8 लाख रुपीज का एक्सपेक्टेड रेंट होगा। अब ध्यान से सुनिए, हमें अपने पास एक्चुअल रेंट बताया जा रहा है 65,000 पर मंथ है। 65,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग हमारे पास हमारा एनुअल रेंट 7,80,000 रुपए का होगा, और 8 लाख और 7,80,000 विच एवर इज हायर, जीएवी आ जाएगी 8 लाख रुपए। दोस्तों, एक बार जीएवी आ जाए तो हम अपना मेन आंसर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रॉस एनुअल वैल्यू 8 लाख रुपए। अब देखिए, म्यूनिसिपल टैक्स हमने पे किए हैं 50,000 रुपए के। एट लाख में से 50,000 माइनस करेंगे, नेट एनुअल वैल्यू आएगी 7,50,000 रुपए। अब हमें लेस करनी है डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 7,50,000 का 30%, 2,25,000, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमें 9,25,000 रुपए का बताया गया है। तो 9,25,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में माइनस कर दिए जाएंगे। जब आप 7,50,000 रुपए में से 2,25,000 और 9,25,000 माइनस करेंगे, तो ये अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 4 lakhs नेगेटिव। क्या इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव भी हो सकती है? तो दोस्तों, आंसर इज यस। जहां इनकम हो सकती है, याद रखिएगा,
वहां लॉसेस भी हो सकते हैं। जैसे आप इनकम अर्न कर सकते हैं, आप लॉस भी अर्न कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर 4 लाख रुपए का लॉस सफर किया। इस 4 लाख रुपए के लॉस को ये अपने पास अपनी दूसरी इनकम्स के साथ सेट ऑफ करा सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल में हम अपने पास सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो ऐसे में हमारे पास हमारा आंसर लॉस में भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। आइए थर्ड पार्ट देखिए। फेयर रेंटल वैल्यू 12,50,000 की है, म्यूनिसिपल वैल्यू 11 लाख रुपए की है। तो एफ आर वी 1250 और एम वी 11 लाख रुपए। इनमें से हायर लेंगे, आएगा 12,50,000 रुपए। स्टैंडर्ड रेंट 15 लाख रुपए का है। 12,50,000 और 15 लाख, विच एवर इज लोअर शेल बी 12,50,000। देखिए हमें एनुअल रेंट 1 लाख रुपए महीना बताया जा रहा है, तो एनुअल रेंट हमारे पास एक्चुअल रेंट है 12 लाख रुपए। 12,50,000 और 12 लाख, विच एवर इज हायर शेल बी 12,50,000 रुपए। तो ऐसे में हमारे पास हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो गई 12,50,000 रुपए। आगे हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई है, हमने म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए हैं 1,25,000 के। तो यहां से लेस कीजिए 1,25,000 रुपए। देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब हम अपने पास लेस करते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड, तो हमारे पास नेट एनुअल वैल्यू का अमाउंट आता है। तो 12,50,000 में से 1,25,000 पे करेंगे, तो आंसर इज 11,25,000 रुपीज। इस 11,25,000 का जब आप 30% करेंगे तो 3,37,500 हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल हमें 1,37,500 रुपीज का बताया जा रहा है। तो 1,37,500 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। आंसर इज 6,50,000 रुपीज। तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 6,50,000 रुपए की होगी। इसी तरह से हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल सेम पैटर्न पे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग प्रैक्टिस करिए। अगर बाय चांस आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये विद फुल फॉर्मेट पूरी तरह से सॉल्व्ड है। आप आंसर्स को रेफर करके अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक नई चीज मैंने ऐड की है, और वो ये कि इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमें म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट देने के बजाय म्यूनिसिपल टैक्स की परसेंटेज गिवन है, और ये परसेंटेज म्यूनिसिपल वैल्यू की परसेंटेज है। फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि हमें बताया गया है हमारी फेयर रेंटल वैल्यू है 6 लाख रुपए, म्यूनिसिपल वैल्यू है 4 लाख रुपए। तो फेयर रेंटल वैल्यू 6 लाख, म्यूनिसिपल वैल्यू 4 लाख, विच एवर इज हायर। आंसर इज 6 लाख रुपीज। इस 6 लाख को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लोअर। आंसर आएगा 6 लाख रुपए। एक्सपेक्टेड रेंट का अमाउंट 6 लाख रुपए, एक्चुअल रेंट 40,000 पर मंथ है, दैट इज 4,80,000 रुपीज, विच एवर इज हायर।
जब आप हायर लेंगे तो हायर अमाउंट हमारे पास जीएवी का होगा 6 लाख रुपए। क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट बताने के बजाय हमें बताया जा रहा है म्यूनिसिपल टैक्सेस लगाए गए हैं 25% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू पर। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट बताने के बजाय हमें म्यूनिसिपल वैल्यू की परसेंटेज गिवन होती है। अगर क्वेश्चन में ये परसेंटेज दी हो तो आप म्यूनिसिपल वैल्यू पर परसेंटेज अप्लाई करके म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें म्यूनिसिपल वैल्यू बताई गई 4 लाख रुपए, म्यूनिसिपल टैक्स बताया गया 25% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो 4 लाख रुपए का 25% जब आप निकालेंगे ये आएगा 1 लाख रुपए। जीएवी 6 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू 5 लाख रुपीस की आएगी। अब हमें डिडक्शन देनी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी 1.5 लाख रुपए की, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल ये हमें 30,000 पर मंथ का बताया जा रहा है, 30,000 पर एनम इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है। 5 लाख में से आप 150 एंड 30 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 3,20,000 रुपए। तो 3,20,000 हमारे पास हमारा अमाउंट हो जाएगा इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी का। बिल्कुल इसी तरह से आप आगे के सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन कर पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताया जा रहा है हमारी म्यूनिसिपल वैल्यू है 8 लाख रुपए और म्यूनिसिपल टैक्स है 25% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, तो 8 लाख रुपए का 25% 2 लाख रुपए टैक्स होगा। आगे बता रहे हैं 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, 10 लाख का 8% निकालेंगे 80,000। 7 लाख रुपए की म्यूनिसिपल वैल्यू है, 20% हमें अपने पास निकालना है, तो 7 लाख का 20% होगा 1,40,000 रुपए, और 15 लाख का 10% म्यूनिसिपल टैक्स होगा 1,50,000 रुपए। बस आगे की सारी कैलकुलेशन हमारे पास सेम है, आप अपने पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। यह असाइनमेंट जो आप लोगों के लिए बनाया गया है इसमें जितने भी पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन की हो सकती हैं, ऑल द पॉसिबिलिटीज आर कवर्ड। जितनी टाइप्स हो सकती हैं वो टाइप्स भी कवर की गई हैं, जितने भी प्रोफेशनल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी कवर किया गया है। तो आप लोग सबसे पहले मेरी बुक के असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद अगर आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस की खास बात यह है ये सीक्वेंस में अरेंज्ड है। पहले क्वेश्चंस बहुत सिंपल, फिर कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट, फिर और डिफिकल्ट, और फिर ऐसे होते 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 बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक ये क्वेश्चंस आपको ले जाएंगे। आप स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सिर्फ जीएवी निकालने के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 सिंपल क्वेश्चंस हैं, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी निकालने के। क्वेश्चन नंबर 7 में एक नई एडजस्टमेंट आ गई। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑनवर्ड्स। आप देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चंस के अंदर नई नई एडजस्टमेंट्स ऐड होती हुई चलेंगी। तो आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए क्या नई बात बताई जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में अब हमारे पास कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट्स दी जा रही हैं म्यूनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल से रिलेटेड। ध्यान से देखिए, हमें यह बताया जा रहा है कि हमारे ऊपर म्यूनिसिपल टैक्स लगा 3 लाख रुपए का एंड इट इज पेड बाय द लैंडलॉर्ड। देखिए हमने बार बार डिस्कस किया है म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन तभी मिलती है व्हेन इट इज पेड बाय द ओनर, पेड बाय द असेसी, पेड बाय द लैंडलॉर्ड। तो इस क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है 3 लाख का टैक्स लैंडलॉर्ड ने दिया, तो हम फुल अमाउंट की डिडक्शन यहां पर दे देंगे। लेकिन नेक्स्ट पार्ट देखिए, हमें बता रहे हैं कि 6 लाख रुपए के टैक्स में 50% आउटस्टैंडिंग है। दोस्तों
म्यूनिसिपल टैक्स की डिडक्शन तभी मिलती है, याद कीजिए, व्हेन इट इज एक्चुअली पेड। ये म्यूनिसिपल टैक्स 6 लाख में से 50% ही पे हुआ है, इसलिए डिडक्शन भी सिर्फ 50% की मिलेगी। तो टैक्स हमारे ऊपर भले ही 6 लाख का लगा हो, डिडक्शन 3 लाख रुपए की दी जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 25% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू हमारे ऊपर टैक्स लगा। 12 लाख का 25% हमारे पास 3 लाख रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स होगा, जिसकी डिडक्शन दी जाएगी। आगे सुनिए, आगे हमें बता रहे हैं हमारी म्यूनिसिपल वैल्यू है 12 लाख, म्यूनिसिपल टैक्स है 40% का। 12 लाख का 40% आप निकालेंगे तो 12 लाख का 40% आएगा 4,80,000 रुपए। क्वेश्चन में बताया गया है 25% इज पेड बाय द टेनेंट। तो अगर 25% टेनेंट ने दिया, तो याद कीजिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो टैक्स टेनेंट देगा उसकी डिडक्शन नहीं दूंगा। तो ऐसे में हमारे पास 25%, इसका मतलब 1,20,000 रुपए, इसकी डिडक्शन नहीं दी जाएगी। लेकिन जो टैक्स ओनर ने दिया, असेसी ने दिया 75% का, हम उसकी डिडक्शन देने को तैयार हैं, दैट इज 3,60,000। तो इस असेसी को सिर्फ और सिर्फ 3,60,000 रुपए की ही डिडक्शन मिल पाएगी, वो अमाउंट की जो असेसी ने लैंडलॉर्ड ने पे किया। और फिफ्थ पार्ट में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 45% का टैक्स है, 40% टेनेंट ने दिया है एंड बैलेंस इज आउटस्टैंडिंग। दोस्तों, लैंडलॉर्ड ने पेमेंट ही नहीं किया, सिर्फ 40% का पेमेंट हुआ है जो टेनेंट ने दिया और 60% आउटस्टैंडिंग है। ऐसे में नो डिडक्शन शैल बी अलाउड। हम कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने कोई भी म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट पे नहीं किया। तो आइए इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, जीएवी की कैलकुलेशन। अब हम ओरली जीएवी कैलकुलेट करेंगे। फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर, 12 लाख और 14 लाख विच एवर इज हायर, 12 लैक्स एंड 14 लैक्स में हायर अमाउंट आ गया 14 लाख रुपीज। इस 14 लाख को हम अपने पास कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट 15 लाख विच एवर इज लोअर से, आंसर आ जाएगा 14 लाख रुपीज अगेन। एक्चुअल रेंट इज 1,25,000 पर मंथ, मतलब एक साल का 15 लाख, तो एक साल का 15 लाख, तो 14 लाख और 15 लाख विच एवर इज हायर, आंसर इज 15 लाख रुपीज। म्यूनिसिपल टैक्स 3 लाख रुपए पेड बाय द लैंडलॉर्ड है, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, नेट एनुअल वैल्यू आएगी 12 लाख रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी 3,60,000 रुपए। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ध्यान से देखिए, हमें 2,40,000 रुपए का बताया गया है। दोस्तों, ये माइनस करके इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी 6 लाख रुपए की आएगी। सेकेंड पार्ट देखिए, FRV 10 लैक्स, MV 13 लैक्स विच एवर इज हायर, 13 लाख रुपीज। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर देंगे, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 13 लाख रुपए। एक्चुअल रेंट है 1 लाख रुपीज पर मंथ, 1 लाख रुपीज के हिसाब से एक साल का 12 लाख, तो 12 लैक्स एंड 13 लाख विच एवर इज हायर, जीएवी आ जाएगी 13 लाख रुपीज। म्यूनिसिपल टैक्स 6 लाख का लगा, लेकिन पेमेंट आधा ही हुआ है 3 लाख का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 लाख रुपीज। एनएवी आएगी 10 लाख रुपए। आइए अब हम सबसे पहले केस नंबर 3, 4, 5 की जीएवी निकाल लेते हैं। केस नंबर 3, 18 लाख एंड 12 लाख विच एवर इज हायर, 18 लाख रुपीज। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 18 लाख रुपए का। एक्चुअल रेंट है 1 लाख रुपए, तो हमारे पास 12 लाख और 18 लाख, हायर आएगा 18 लाख रुपीज, यहां पे जीएवी हो गई 18 लाख। नेक्स्ट पार्ट देखिए, 9 लाख एंड 12 लाख विच एवर इज हायर, 12 लाख रुपीज, एंड 12 लाख एंड 8 लाख विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 8 लाख रुपए का।
एक्चुअल रेंट 50,000 पर मंथ है दोस्तों, मतलब 6 लाख रुपए। तो 6 लैक्स एंड 8 लैक्स, विच एवर इज हायर, 8 लैक्स जीएवी होगी। और इधर देखिए,
तो दोस्तों, ये इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। आइए, जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देखेंगे एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी इंक्रीज होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फेयर रेंटल वैल्यू गिवन है, म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड रेंट गिवन है। आगे देखिए नेक्स्ट। अब हमें बताया जा रहा है एक्चुअल रेंट, और अगर आप ध्यान से देखें तो एक्चुअल रेंट के साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट्स और भी बताई जा रही हैं। आइए, तो एक्चुअल रेंट में हमें बताया जा रहा है एक्चुअल रेंट इज रिसीव फॉर 6 मंथ्स, और 6 महीने का रेंट हमारे पास आउटस्टैंडिंग है। तो 6 महीने का रेंट हमें मिल गया और 6 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है। दोस्तों, जब हमने अपने पास इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी पढ़ना शुरू किया था, तभी हमने ये बात डिस्कस की थी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से निकाली जाएगी। और क्योंकि ये इनकम एक्रूअल बेसिस के हिसाब से निकलती है, इसीलिए इसीलिए ये बात इररेलेवेंट है कि हमें कितने मंथ्स का रेंट मिला और कितने मंथ्स का रेंट आउटस्टैंडिंग है। हमें 12 मंथ्स के लिए रेंट लेना है। इट इज इररेलेवेंट कि आपको रेंट कितने मंथ्स का रिसीव हुआ। 1 लाख रुपए महीना के हिसाब से 12 महीने के लिए हमारा रेंट बनता है 12 लाख रुपए। 6 महीने का मिल गया, 6 महीने का आउटस्टैंडिंग है। इट इज इररेलेवेंट, हमें 12 मंथ्स के लिए इस अमाउंट को लेना है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में देखिए, क्वेश्चन हमें बता रहा है हमें रेंट मिला है 8 महीने के लिए। अगेन इट इज इररेलेवेंट, हमें 12 महीने का रेंट लेके चलना है। फिर हमें बता रहे हैं हमें 2 साल का रेंट मिल गया। देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि रेंट हमें 6 महीने का मिले, 8 महीने का मिले, 2 साल का मिले, ना मिले, इट इज इररेलेवेंट। हमें रेंटल इनकम कैलकुलेट करते हुए 12 महीने का रेंट ही लेकर चलना है। अगर प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए किराए पर गई है तो हम रेंट भी 12 महीने का लेंगे। यह बात इररेलेवेंट है कि हमें यह रेंट रिसीव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन हां दोस्तों, अगर हमारी प्रॉपर्टी ही 12 महीने के लिए किराए पर ना जाए, मान लीजिए प्रॉपर्टी 8 महीने के लिए किराए पर गई, 4 महीने खाली रही, तो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्रॉपर्टी वेकेंट रहे तो कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। आगे चल के हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल हम ये कह रहे हैं प्रॉपर्टी 12 महीने के लिए किराए पर गई है तो रेंटल इनकम भी बस 12 महीने की ही निकाली जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें रेंट मिला है 3 महीने के लिए, तो रेंट भले ही हमें 3 महीने के लिए मिला हो, हमें कैलकुलेशन 12 महीने की ही करके दिखानी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में जीएवी की कैलकुलेशन देखते हैं। एफआरवी 15 लाख और 12 लाख, विच एवर इज हायर, यह आ जाएगा 15 लाख। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं है, इसको इग्नोर कर देंगे। एक्चुअल रेंट 12 महीने का आ रहा है 12 लाख रुपए, तो इसकी जीएवी हमारे पास आएगी 15 लाख और 12 लाख, विच एवर इज हायर 15 लाख रुपए। नेक्स्ट देखिए, एफ आर वी 9 लाख, एम वी 10 लाख, विच एवर इज हायर 10 लाख रुपए। 10 लाख को आप कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट 12 लाख से, विच एवर इज लोअर, आ जाएगा 10 लाख रुपए। एक्चुअल रेंट 75,000 रुपए महीना के हिसाब से हमारे पास बनेगा 9 लैक्स का। 9 लाख एंड 10 लाख, विच एवर इज हायर, हमारे पास 10 लाख रुपए हमारी।
तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का डी पार्ट. Mr. Gaurav Sharma is the owner of a property in Calcutta, which has been let out at a monthly rent of rupees 1,50,000. 1.5 लाख रुपए, इसका मतलब एक साल का रेंट हो गया 18 लाख. फेयर रेंटल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 16 लैक्स की, म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है 12,50,000 रुपीज की. एंड अगेन ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में गिवन नहीं है. स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में गिवन ना होने का मतलब यह है कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोल एक्ट में कवर नहीं होती होगी. तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अपने पास फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू की हेल्प से एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे. वो आएगा 16 लाख रुपए. तो 16 लाख और 18 लाख, विच एवर इज हायर, जीएवी इज 12 lakhs rupees. Sorry, GAV is 18 lakhs rupees. आगे हमें बता रहे हैं हमने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया है. एक साल का म्यूनिसिपल टैक्स है 2 लाख रुपए. पेमेंट हमने किया है 3 साल के लिए. 2 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से 3 साल का टैक्स 6 लाख रुपए. माइनस करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू आएगी 12 लाख रुपए की. आगे बता रहे हैं हमारा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 3,90,000 का है. कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बस स्टैंडर्ड डिडक्शन 3,60,000, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 3,90,000. 12 lakhs में से माइनस करेंगे 360 माइनस 390, आंसर आ जाएगा 4,50,000 रुपीज. तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. तो आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे केस नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14 से हमारे पास हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का सेकंड केस स्टार्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 13. Miss Aditi Jain is the owner of a house which has been let out at a rent of rupees 40,000 per month. 40,000 पर मंथ का रेंट है, इसका मतलब एनुअल रेंट हो गया, एक्चुअल रेंट 4,80,000 रुपए. फेयर रेंटल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000 रुपए की है. ड्यूरिंग द ईयर शी पेड 90,000 एज म्यूनिसिपल टैक्स. 90,000 फॉर 2 years. दोस्तों दोस्तों आप लोग फील कर पा रहे होंगे बीच बीच में वीडियो पॉज हो रही. सॉरी दोस्तों, बीच बीच में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से वीडियो बार बार पॉज हो रहा है और थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर कहीं किसी पार्ट में वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि वो कौन सा पार्ट है जहां पर वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है. आइए क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देखना शुरू कीजिए. Miss Aditi Jain is the owner of a house which has been let out at a monthly rent of rupees 40,000 पर मंथ. 40,000 रुपए महीना के हिसाब से इन्होंने प्रॉपर्टी को किराए पर दिया, तो एक साल का रेंट हो गया 4,80,000 रुपए. फेयर रेंटल वैल्यू क्वेश्चन में 4,50,000 गिवन है. ड्यूरिंग द ईयर शी पेड 90,000 एज म्यूनिसिपल टैक्स. इन्होंने 90,000 म्यूनिसिपल टैक्स पे किया. दोस्तों पेमेंट किया गया है, इसका मतलब यह है इन्हें 90,000 रुपीज म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलेगी फॉर 2 years. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 97,000 का है, आउट ऑफ विच नथिंग हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का पेमेंट नहीं किया गया. देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं, एग्जामिनर आपको पागल बनाने की कोशिश करेगा, आपको तंग करेगा इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन की मदद से. वो आपको ऐसी बातें बताएगा जो हमें चाहिए ही नहीं. म्यूनिसिपल टैक्स के केस में
हमें पेमेंट के बारे में देखना होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल में यह मैटर नहीं करता कि वेदर इंटरेस्ट इज एक्चुअली पेड और नॉट। इंटरेस्ट का पेमेंट हो या ना हो, इंटरेस्ट की डिडक्शन दी जाएगी। ऐसे में हमारे पास ये इंटरेस्ट पे नहीं हुआ, ये इररिलेवेंट है, हमें पूरे के पूरे 97,000 रुपीज की डिडक्शन अलाउ की जाएगी। आगे बता रहे हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस आर इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 7.5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू। ध्यान से देखिए, म्यूनिसिपल टैक्स का अमाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो फिर परसेंटेज क्यों बताई जा रही है? दोस्तों, एग्जामिनर घुमा के आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं भी म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन नहीं है। इस परसेंटेज और म्यूनिसिपल टैक्स के अमाउंट से मुझे म्यूनिसिपल वैल्यू निकालनी होगी। देखिए, हमें बताया जा रहा है हमने 90,000 रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स दिया है और ये 90,000 रुपए 2 साल के हैं। तो अगर 90,000 2 साल के म्यूनिसिपल टैक्स के हैं, तो बताइए 1 साल का टैक्स कितना? तो 1 साल का टैक्स जरूर 45,000 रुपए का होगा। ये 45,000 रुपए का टैक्स 7.5% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है। तो यहां से मैं म्यूनिसिपल वैल्यू निकाल सकता हूं 45,000 डिवाइडेड बाय 7.5%। तो 45,000 डिवाइडेड बाय 7.5%, म्यूनिसिपल वैल्यू 6 लाख रुपए की है। दोस्तों, 6 लाख रुपए। क्वेश्चन में मुझे फेयर रेंटल वैल्यू बताई जा रही है 4.5 लाख रुपए की। म्यूनिसिपल वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली 6 लाख रुपए की। यहां से मैं बता सकता हूं एक्सपेक्टेड रेंट 6 लाख का है और एक्चुअल रेंट 4,80,000 का। तो जीएवी का अमाउंट मेरे पास आएगा 6 लाख रुपए। म्यूनिसिपल टैक्स इन्होंने पे किया है अपने पास 90,000 रुपीज का। 90,000 रुपए माइनस कर दिए जाएंगे। नेट एनुअल वैल्यू आएगी 5,10,000। 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी 1,53,000 की। और क्वेश्चन में बताया गया है 97,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल दिया है। इसका मतलब इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी शैल बी 2,60,000 रुपीज। आपकी हेल्प के लिए यह कैलकुलेशन मैंने करके भी बता दी है। तो म्यूनिसिपल टैक्स 2 साल का 90,000 रुपए, तो 1 साल का 45,000 रुपए, और 45,000 रुपए अगर 7.5% है तो 100% अमाउंट होगा 6 लाख रुपए। आइए बी पार्ट देखिए। मिस्टर भारत कुमार इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी विच हैज बीन लेट आउट एट द ईयरली रेंट ऑफ 6 लाख रुपीज। फेयर रेंटल वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 9 लाख रुपीज की है। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 3 लाख एज म्यूनिसिपल टैक्स फॉर 3 ईयर्स। 3 लाख रुपए का म्यूनिसिपल टैक्स है दोस्तों 3 साल का। तो सोचिए 1 साल के पैसे कितने? 1 साल का म्यूनिसिपल टैक्स इन्होंने जरूर 1 लाख रुपए का दिया होगा। आगे बता रहे हैं स्टैंडर्ड रेंट 7 लाख का है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 3 लाख रुपए का है, 60% का पेमेंट हुआ है। 60% पेमेंट इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है और म्यूनिसिपल टैक्सेस का रेट गिवन है 8% का। मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं कि मेरे म्यूनिसिपल वैल्यू का अमाउंट कितना। देखिए 3 लाख का म्यूनिसिपल टैक्स है 3 साल के लिए, तो 1 साल का 1 लाख, ये 8% है तो 100% अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1 लाख 8% है तो 100% होगा 12,50,000 रुपए। यह म्यूनिसिपल वैल्यू है। फेयर रेंटल वैल्यू
क्वेश्चन में हमें 9 लाख रुपीस बता दी गई थी। स्टैंडर्ड रेंट 7 लाख रुपीस का है, तो यहां से एक्सपेक्टेड रेंट होगा 9 लाख और 12,50,000, विच एवर इज हायर, और इसे कंपेयर करेंगे 7 लाख के साथ विच एवर इज लोअर। एक्सपेक्टेड रेंट इज 7 लाख रुपीस, एक्चुअल रेंट है प्रॉपर्टी का 6 लाख रुपए, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, हायर अमाउंट होगा 7 लाख रुपए। हमने म्यूनिसिपल टैक्स दिया है 3 लाख का, लेस करके अमाउंट आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू 4 लाख रुपए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% के हिसाब से 1,20,000 की होगी, और हमने इंटरेस्ट का अमाउंट पे किया है 3 लाख पर एनम का। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 20,000 नेगेटिव। तो दोस्तों, आज हमने अपने पास डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A, 24B डिस्कस किया, और उसके बाद हमने अपने पास ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने का केस नंबर 1 डिस्कस किया। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा कंसेप्ट खत्म होता है। केस नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। मैं आपसे फिर अपनी बात दोहराऊंगा, 80% क्वेश्चंस आपको इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड मिलेंगे। अभी हमने अपने पास एक छोटा सा पार्ट हाउस प्रॉपर्टी का डिस्कस किया है। अभी हमें अपने पास कई कंसेप्ट डिस्कस करने हैं, लेकिन इन सभी कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट केस नंबर 1 ऑफ कैलकुलेशन ऑफ GAV था, जो हमने अभी डिस्कस किया। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के केसेस को कंटिन्यू करेंगे और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट दूसरी एडजस्टमेंट्स भी डिस्कस करेंगे, लाइक अनरियलाइज रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, और इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।